इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मैक्स अपने 3 साथियों के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अब इससे आगे एक गेट खुलता है और मैक्स अपने शिकारी साथियों के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। एक के बाद एक सब अंदर घुसते चले जाते हैं। तभी चांग सबसे पहले उस पोर्टल के अंदर जाता है। साला ऐसे उछलकर दूसरी तरफ जाता है जैसे मानो अगली स्पाइडरमैन फिल्म के लिए कोई ऑडिशन चल रहा हो। दूसरी तरफ लैंड करने के बाद चांग अंदर से बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि सामने इंसानी बॉडीज का एक पहाड़ था जो बिल्कुल किसी गंदे कचरे के ढेर की तरह था। तभी उसे एक झटका लगता है और उसे पता चलता है कि उसने किसी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि टाइटन के हाथों के ऊपर लैंड किया था, उन्हीं सब मरे हुए लोगों के बीच। यह सब देखकर तो चांग की फटकर 4 हो जाती है। फिर चांग बिना एक पल वेस्ट किए वह उस खतरनाक जगह से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे जॉनी सेंस अपना हथियार लेकर भाग रहा हो। और जैसे चांग टाइटन के हाथ से कूदता है, टाइटन जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिससे अंदर फंसे हर आदमी को मसल कर लुगदी बना चुका था। और फिर बिल्कुल आराम से उन सब का जूस बनाकर यानी कि उन सब के खून को पीने लगता है। अब इंसानी खून से टाइटन पूरा चार्ज हो चुका था। तभी उस टाइटन की नजर सफेद बालों वाले लड़के पर पड़ती है जो बस वहीं खड़ा था, एकदम हक्का बक्का, मानो जैसे कोई इसके सामने मियां खलीफा की मूवी चल रही हो। तभी एक और पोर्टल खुलता है और ढेर सारे लोग टाइटन के पास गिरने लगते हैं जैसे बादल से मछली गिर रही हो। यह देखकर चांग को पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस टाइटन के सामने एक नाखून के बराबर भी नहीं है। इसी बीच गिरते हुए लोगों की लाशों में से हमारा नकाबपोश निंजा हीरो अपनी धमाकेदार एंट्री मारता है। आते ही उसे अपनी नानी याद आ जाती है, क्योंकि उसके सामने वो टाइटन भूखे सांड की तरह उन लाशों का खून पी रहा था जिसे देखकर उसकी फट चुकी थी। नीचे से चांग चिल्लाकर टाटसुका को चट्टान से कूदने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह टाइटन उसे मसल कर उसके खून को भी हजम कर दे। टाटसुका उसे कंफ्यूज होकर देखता है और सोचता है कि साला ये चांग इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, कहीं इसकी गाम में कीड़ा तो नहीं घुस गया। वेल बिना एक पल की देरी के टाटसुका आगे बढ़ता है और अपनी दमदार बिजली वाली स्किल से सीधा टाइटन के खुरदुरे फेस पर हमला करता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि टाइटन पर उसके हमले का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टाटसुका अपनी किस्मत को कोसते हुए कुछ टिप टॉप गालियां बड़बड़ाता है और सोचता है कि इस टाइटन को मेरे हमले से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, अब तो यह मुझे नाश्ते की तरह खाएगा। पर तभी कहीं से जलती हुई जंजीरें आकर टाइटन के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे पीछे धकेल देती हैं। तभी अपना मैक्स गैंग के साथ आता है और गुस्से से उस टाइटन को देखने लगता है। फिर टाइटन से कहता है, तुझे जो करना था वो कर लिया, जितने इंसान खाने थे खा लिए, अब तेरी मौत होने वाली है। क्योंकि वह अपनी सींग वाली डेमन आर्मी के साथ तबाही मचाने वाला था। टाइटन को मुश्किल में देखकर रमेश जल्दी से अपनी फ्रीक स्क्वाड को भेजकर मैक्स और उसके साथियों को खत्म करने का आदेश देता है। 2 बदसूरत राक्षस जो सीधे मैक्स की ओर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन मैक्स का ऑनरा इतना नेक्स्ट लेवल था कि वे उनकी आंखों में भी नहीं देख सकते थे। तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोंगचो हवा में बिजली की तरह दौड़ता है और एक दुश्मन के फेस पर एक जोरदार हड्डी तोड़ने वाला पंच जड़ देता है, जिससे वह दुश्मन उछलते हुए दूर जा गिरता है। इससे महिला राक्षस पहले से भी ज्यादा भड़क जाती है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के डोंगचुल पर एक विशियस एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती है। वह ब्लास्ट जाकर डोंगचुल को लगने ही वाला था कि तभी चोयोंग उसे बचाने के बीच में आ जाती है, जिससे डोंगचुल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वह ब्लास्ट सीधे चोयोंग पर हो जाता है। चोयोंग अपनी जगह पर डटकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके चारों ओर हवा में अजीब मॉन्स्टर वाली आंखें दिखाई देने लगती हैं और चोयोंग को अपनी नजरों में फंसा लेती हैं। इससे पहले कि चोयोंग को पता भी चले कि क्या हो रहा है, उसी पल कोई रैंडम राक्षस लड़ाई में शामिल होता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे टाइटन द्वारा खास डेमन आंखें मिली हैं और वह कसम खाता है कि वह सब पर नरक का कहर बरसाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बकवास खत्म करता, छोटी सी डॉली की परछाई उसके पीछे आ जाती है। वह डॉली फुसफुसाती है कि अगर उसकी आंखों को कुछ हो जाए तो कितनी बुरी बात होगी। यह कहते ही वह एक झटके में वह डॉली उस पर चढ़ जाती है और बुरी तरीके से उसकी उन आंखों को नोचना शुरू कर देती है जिस पर वह राक्षस बहुत उछल रहा था और वह उसकी दोनों आंखें बाहर निकलकर कंचे खेलने लगती हैं। इधर टाइटन मैक्स पर गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसने टाइटन के लंच को डिस्टर्ब किया था। इसलिए टाइटन कसम खाता है कि वह मैक्स को सबसे खतरनाक मौत देगा जिसके बारे में मैक्स ने सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर अपना हीरो मैक्स भी आगे बढ़ने लगता है और अपनी माना लिमिट को और बढ़ाने लगता है, जिससे मैक्स हेल्थ से कई सारी जलती हुई जंजीरें बुलाता है जो टाइटन के चारों ओर लिपट जाती हैं। फिर मैक्स टाइटन से कहता है कि अगर तुझ में दम है तो इन जंजीरों से तो बचकर दिखा। यह सुनकर टाइटन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा मैक्स की कैद में था, इसलिए वह मैक्स का तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वह अपने सभी बिखरे हुए मिनियंस को फौरन वापस आने का आदेश देता है। भी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस पृथ्वी का सीन देखते हैं, जहाँ डेमन एक आदमी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन वह अचानक फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे टाइटन का
सिग्नल मिलता है, जिससे वह डेमन बिना कोई और हरकत किए पीछे हट जाता है। ये देखकर सभी हंटर सोचने लगते हैं कि ये सभी डेमन पीछे क्यों हट रहे हैं, लेकिन हंटर को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वे डेमन घूमते हुए उन गेट से नरक की ओर वापस जाने लगते हैं और बिना समय बर्बाद किए वे सारे हंटर उन डेमन के गायब होने से पहले जितना हो सके उतने को खत्म करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे डेमन वहां से गायब हो जाते हैं। यह देख सभी हंटर वहीं खड़े रहकर हैरान और कंफ्यूज होने लगते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी डेमन आखिर चले कहाँ गए। तभी आसमान से दर्द भरी आवाजें गूंजने लगती हैं, जबकि अर्थ पर लोग अपने मरे हुए परिवारों के लिए चिल्लाते और रोते हैं कि उनके फैमिली के मरे हुए लोग किसी तरह वापस आ जाएं। दूसरी तरफ पोर्टल के अंदर मैक्स टाइटन की सेना को देखकर मैक्स भी अपनी आर्मी को समन करके बुला लेता है, जिससे मरे हुए लोगों की आर्मी जमीन से निकलने लगती है और मैक्स की सारी कंकाल वाली आर्मी मैदान में आकर उसके चारों तरफ खड़ी होकर उसके अटैक के इशारे का इंतजार करती है। इसके बाद मैक्स अपनी टीम को सभी लोगों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने का ऑर्डर देता है। यह सुनकर मैक्स की आर्मी वाले कंकाल वहां फंसे हुए लोगों को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वे लोग उन कंकाल को देखकर डर चुके थे, इसलिए वे डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उन कंकालों को उन लोगों की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अपना काम चालू रखते हैं। इस बीच हान देसांग और सामा मैक्स के पास आते हैं और देसांग मैक्स को सभी लोगों को बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है। भी मैक्स अचानक लड़खड़ाता है और दर्द से कराता है क्योंकि वो पागल टाइटन जंजीरों में फंसा हुआ था, जिससे टाइटन छुटने की काफी ट्राई करता है। भी मैक्स अपने चारों ओर देखकर कहता है कि इस टाइटन ने यहाँ काफी तबाही मचा दी है। मैक्स दासंग और सामा दोनों को फोकस करने और जितना हो सके उतने इंसानों को बचाने के लिए कहता है। टेत्सुका मैक्स को कहता है कि यहाँ से इतनी जल्दी सभी लोगों को बचा पाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्स उन्हें कहता है कि ये लोग घर वापस जाने की आखिरी उम्मीद लगाए हुए हैं। तभी हमें चारों तरफ कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो जोर जोर से रो रहे थे और घर जाने की दुआ मांग रहे थे। ये देखकर मैक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे नरक में बिताए उसके समय की यादें दिमाग में आने लगती हैं कि किस तरह उसने हेल में दिन निकाले थे। चैंग अचानक चिल्लाता है कि मैक्स को उस टाइटन का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा ताकि वो सभी आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर सके। टेत्सुका तुरंत समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है और वो भी चांग का साथ देने के लिए आगे आता है। इसके बाद टेत्सुका निंजा स्टाइल में दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ टाइटन अभी भी एक गुस्सैल बच्चे की तरह झपट रहा था और मैक्स को जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही उसे कभी माफ न करने की कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अर्थ से पूरी मानवता को मिटाने की भी कसम खाता है। तभी मैक्स को सिस्टम अचानक एक वार्निंग देता है कि ज्यादा पावर का उपयोग करने से उसकी जान जा सकती है। ये देखकर मैक्स सोचने लगता है कि अगर उसका लेवल गिरता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं गड़बड़ होकर उलट न जाए, क्योंकि उसके सामने खतरनाक टाइटन खड़ा है। वो अपने बुलाए गए साथियों को सीधा हुक्म देता है कि जाओ और उस टाइटन की लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैक्स का ऑर्डर मिलते ही मैक्स के तीनों साथी बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस टाइटन के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते उनके सामने रमेश बिशप्स और उसके साथी सामने आ जाते हैं। ये देखकर मैदान में उतरती है चोयोंग। एक चीते की फुर्ती से वो आगे बढ़ती है और उस लेडी से फाइट करने लगती है। इन दोनों का मुकाबला इतना तेज था कि आसपास बिजलियां चमकने लगती है। वो बूढ़ा सा राक्षस अपनी मकड़ी जैसी टांगों से एक घटिया वार करने की कोशिश करता है, बट चोयोंग उससे 2 कदम आगे थी। चोयोंग अपनी फुर्ती से उसके वार से बचती है और अपना एक खास मूव फायर करती है, एक्सट्रीम जैवलिन। वो अपनी दोनों खंजर जमीन में गाड़ती है और अचानक जमीन से बड़े बड़े नुकीले बर्फीले खंभे निकलने लगते हैं जो सीधे उस राक्षस की ओर बढ़ते हैं। पर बिशप भी कम नहीं था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उन पत्थरों को चकनाचूर कर देता है और साथ ही चोयोंग पर हमला भी करता है। लेकिन उस डेमन को एक टूटे हुए बर्फ के टुकड़े में उसे अपना घिनौना चेहरा दिख जाता है और तभी चोयोंग उसके पीछे आ खड़ी होती है। वो डेमन चोयोंग को देखकर समझ चुकी थी कि अब उसकी डेथ पक्की है। फिर चोयोंग उस डेमन को मार डालती है। मरते टाइम वो डेमन टाइटन से कहती है, टाइटन मेरा राम राम सत्य हो गया है, इसलिए आप मेरी सोल को एक्सपेक्ट करो। और फिर हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है। अचानक एक लाल गोला हवा में तेजी से उड़ता हुआ चोयोंग को नजर आता है, जिससे हमारी चोयोंग वही रुककर उसे देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या उसने सच में उस डेमन को मार दिया। तभी वो टाइटन अचानक से पावर अप हो जाता है और जोर जोर से जमीन पर हाथ पैर पटकने लगता है। हमारा मैक्स तुरंत समझ जाता है कि ये टाइटन लोगों का खून पीकर और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। दूसरी तरफ वो छोटी सी गुड़िया भी एक डेमन को चाकू से बुरी तरह से मारने लगती है, क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। और वो डेमन भी टाइटन से कहता है कि मेरे भगवान मेरी सोल को एक्सपेक्ट करो, और इसी के साथ वो भी बुरी मौत मारा जाता है। उधर वो टाइटन मैक्स की जलती हुई बेड़ियों से निकलने की काफी कोशिश करता है और मैक्स को बार बार मारने की धमकी देता रहता है। तभी सिस्टम
मैक्स को नोटिफिकेशंस देता है, जिसे देखकर मैक्स की हवा टाइट होने लगती है और वो सोचता है कि जब हम सभी टाइटन के लोगों को हरा रहे हैं, फिर भी ये टाइटन और ज्यादा ताकतवर कैसे बनता जा रहा है। डोंगचूल एक स्ट्रीट फाइटर मूव को कॉपी करता है और हड्डूकन चलाता है, जो एक और बिशप के आर पार हो जाता है, जिससे उस बिशप के शरीर के आर पार एक बड़ा सा होल बन गया था और वो बिशप भी अपने टाइटन को अपनी आत्मा को अपने अंदर समाने की बोल देता है। उधर टाइटन गुस्से से लाल पीला होने लगता है और उन जंजीरों से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इन बिशप की सोल को लेकर और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन टाइटन फिर भी उन जंजीरों से निकल नहीं पाता। ढोंगचूल को अपने सामने दो चमकीले से कुछ नजर आते हैं, जो उस बिशप से निकले थे, जिसे उसने अभी अभी मारा था। उधर सियोन अपनी डोलचकी के साथ बातें करने लगती है, जो चमकीली चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि हर एक हंटर ने टाइटन के लोगों को मार गिराया है, इसलिए सभी हंटर का लेवल अप हो गया है और इससे उनकी रिकवरी स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इससे मैक्स जल्दी से सुपर साइन की तरह पावर अप होना शुरू कर देता है, जिससे उसके चारों ओर पावर की तरह रोशनी फैल जाती है और वो एक खतरनाक आई स्माइल देता है। पावर अप होने के बाद मैक्स अपनी विशाल तलवार को समन करता है। इसके बाद मैक्स सीधे उस बंधे हुए टाइटन की ओर उड़ता है। वो टाइटन मैक्स को उसी वक्त मार डालने वाली नजरों से देखता है, पर बेचारा टाइटन कुछ कर नहीं सकता था। तभी वो टाइटन सोचता है कि क्या मैक्स ही हेल का असली किंग है। मैक्स इस बात पर पूरी तरह से भड़क जाता है, क्योंकि टाइटन को पता ही नहीं था कि वो किससे उलझ रहा है। भी मैक्स उस टाइटन को मारने ही वाला होते है, तभी वो टाइटन मैक्स को रुकने की बोलता है और उससे से कहता है कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी है। लेकिन तभी टाइटन गलती से स्वर्ग की बात को बोल देता है। ये सुनकर मैक्स टाइटन से पूछता है कि स्वर्ग का डिजाइन कहने से उसका क्या मतलब है। वो टाइटन मैक्स के सामने बड़बड़ाता है कि उनके जैसे दो शक्तिशाली लोग एक ही आयाम में नहीं रह सकते, लेकिन वो दोनों अपनी शक्तियों को आपस में एक दूसरे से मिला दे या हम दोनों साथ मिल जाए तो वो दोनों अमर हो सकते हैं और वो कई सारे आयाम में अपना राज कर सकते थे। टाइटनॉट और मैक्स आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी चांग मैक्स को आवाज देता है और मैक्स से कहता है कि सभी इंसानों को पोर्टल से बाहर निकाल लिया गया है। तभी मैक्स अपने दिमाग में कुछ सोचता है और चांग सिक्स से कहता है कि उसे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना उसे भी यहाँ रहने से दिक्कत हो सकती है। इसके बाद मैक्स टाइटन की ओर देखता है और उससे कहता है कि टाइटन, तूने जितने लोगों को खाना था खा लिया, अब तेरे पाप का गड़ा भर चुका है, इसलिए तुझे अब मरना ही होगा। और मैक्स उस टाइटन का हाथ काट डालता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर से वहाँ टाइटन के खून से कई सारे डेमन बनने लगते हैं। देखते ही देखते उन डेमन की बड़ी सी आर्मी तैयार हो जाती है और वो सभी मैक्स के ऊपर हमला करने लगती है। इससे डॉट मैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मैक्स फिर गुस्से में अपने सिग्नेचर मूव्स में से एग्जीक्यूशन स्लैश को एक्टिव करता है, जो टाइटन के सर के ऊपर चमकदार बड़ी सी तलवार को बुलाता है, जो उस टाइटन को बीच में से काटने ही वाली थी। उस तलवार से बचने के लिए टाइटन जल्दी से अपने दोनों हाथों को उन जंजीरों से छुड़वाकर उस तलवार के अटैक को रोकता है और चिल्लाकर मैक्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन मैक्स उस टाइटन के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं दिखाता और उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, इसलिए मुझसे लड़ना बंद करो, नहीं तो बूढ़ी मौत मारे जाओ। तभी सिस्टम मैक्स को चेतावनी देता है और मैक्स को सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि मैक्स का माना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, जिससे मैक्स को काफी दिक्कत हो सकती थी। उधर टाइटन अभी भी मैक्साई तलवार के नीचे दबा हुआ था और वो अपने चमचों से खुद को बचाने की भीख मांगता है कि कोई आकर मुझे हेल के देवता से बचा ले। और टाइटन जोर जोर से चिल्लाकर रमेश को भुलाने लगता है। तभी रमेश मैक्स के पीछे से आकर अपनी पूरी पावर के साथ मैक्स के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा मैक्स अपनी पावर का यूज करके रमेश के सामने से गायब होकर उसके वार को पूरी तरह से रोक लेता है, जिससे रमेश सिर्फ खाली हवा में वार करता है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ और मैक्स किधर गायब हो गया। रमेश को अभी भी समझ नहीं आया कि वो बुरी तरह से हार सी चुका है। तभी सियोन रमेश को एक जादुई पोर्टल में फंसा लेती है, लेकिन रमेश जल्दी से अपने मंत्रों की किताब निकालता है और सियोन के पीछे पड़ने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी रमेश का अचानक उसकी बाजू से ब्लूटूथ कनेक्शन कट जाता है, यानी कि उसका एक हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ढोंगचूल अपनी फुल स्पीड से रमेश पर हमला किया था, जिससे रमेश को पता भी नहीं चला कि साला ये मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं अपनी हाथ गाड़ी कैसे चलाऊंगा। ढोंगचूल वापस से रमेश के ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है और रमेश को अपनी आखिरी इच्छा बताने के लिए पूछता है। ये सुनकर रमेश की फटकर चौसठ हो जाती है और वो सोचता है बेंचो ये मामूली इंसान इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। तभी ढोंगचूल अपनी फुल पावर का यूज करके रमेश पर अटैक करता है, जिससे रमेश का सर दर्द से अलग हो जाता है
और उसका भी वही राम राम सत्य हो गया था। तभी हम जंग के मैदान में वापस आते हैं, जहाँ मैक्स अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके टाइटन पर अटैक करता है, जिससे टाइटन के कान, नाक यानी कि जितने भी छेद थे वहां से खून निकलने लगता है। इतना खून निकलने के बाद भी टाइटन मैक्स के सामने सीधा खड़ा रहता है, लेकिन मैक्स अपनी पूरी पावर के साथ टाइटन पीआर फाइनल पर अटैक करता है, जिससे उस टाइटन के चितड़े उड़ने लगते हैं और आखिरकार टाइटन बीच में से कटकर दो हो जाता है। और मैक्स उस टाइटन को देखकर हंसते हुए सोचता है, ये साला तो कितनी आसानी से मर गया। तभी मैक्स को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने आखिरकार बेरहम टाइटन को मार दिया, जिसकी वजह से मैक्स की माना 1% बची है। मैक्स उस टाइटन को मारने के बाद पूरी तरह से थक चुका था। तभी उस टाइटन के दिल और फेफड़े हवा में तैरने लगते हैं, जिससे खून टपक रहा था। फिर से मैक्स की सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि टाइटन को तो मार दिया, इसलिए वो टाइटन की पावर को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसके बाद मैक्स जैसे ही उस टाइटन की पावर को अपने कंट्रोल में करने लगता है, उसी वक्त अचानक एक ब्लेड मैक्स की छाती पर छेद करके आर पार निकल जाती है, जिससे मैक्स की आगे फटी बटी रह गई थी कि साला इतना बड़ा हथियार मेरे अंदर किस जाट की बाल ने डाल दिया। तभी पीछे से आवाज आती है कि अच्छा हुआ वो ज्यादा लेट नहीं हुआ था और सही टाइम पर आ गया। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने पीछे खड़े हुए से पूछता है कि बेन के टके आखिर तू है कौन। लेकिन वो अजनबी आदमी मैक्स को टाइटन को हराने के लिए कांग्रेस करता है और वो धीरे धीरे से टाइटन के टुकड़ों के पास आता है। मैक्स उस अजनबी की बातों से तंग आ चुका था, इसलिए उसे चुप रहने के लिए बोलता है और खुद अपने शरीर से उस लंबी सी तलवार को निकालने की कोशिश करता है। मैक्स के ऐसा करने से उसका सिस्टम लगातार उसे चेतावनी देने लगता है कि तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मैक्स तो आधा बेन का टका था, वो सिस्टम की भी नहीं सुनता और तलवार को निकालने लगता है। लेकिन मैक्स उस तलवार को निकाल नहीं पाता, जिससे अधमरा होकर मैक्स अपनी तलवार के समन करता है और अपने सामने खड़े अजनबी हंटर पर ट्रैक करता है। लेकिन उसके सामने खड़ा अजनबी मैक्स की तलवार को देखकर भी नहीं डरता। जब मैक्स उसके ऊपर हमला करता है तो मैक्स की तलवार को बड़ी आसानी से हमला करने से रोक लेता है। ये देखकर मैक्स भी घबरा जाता है और उस फाइटर को अपना असली रूप दिखाने के लिए कहता है, तो फाइटर भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये वही थी जिसको हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम बाराकेल था। बाराकेल ने अपने असली रूप में आने के बाद मैक्स उससे पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम स्वर्ग से आई हो। बाराकेल मैक्स की किसी भी बात का जवाब न देकर उससे कहती है कि अभी तो तुमने अपनी लाइफ को और बढ़ा लिया है, लेकिन तुम ज्यादा दिन तक धरती पर जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद जब एक और ताकतवर टाइटन का जन्म होगा और वो तुम्हें मार डाले। ये कहकर बारकेल मैक्स को धरती पर रहकर ऐसे इंसानों की मदद करने को कहती है और धीरे धीरे मैक्स के सामने से गायब हो जाती है और साथ ही मैक्स की छाती में घुसी हुई तलवार भी गायब हो चुकी थी। मैक्स बाराकेल के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से सियोन तेजी से उसकी ओर दौड़ती हुई आती है और मैक्स से पूछती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया था। इससे मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी डोंगचुल मैक्स को बताता है कि थोड़ी देर पहले हम सब बेहोश हो चुके थे और हमें कुछ भी याद नहीं रहा कि हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन मैक्स बहाने मारते हुए बताता है कि जब भी हमें हंटर्स की नई पावर मिलती है तो हमें हमारी पुरानी याददाश्त को मिटानी पड़ती है। मैक्स को पता था कि बाराकेल की वजह से सभी बेहोश हो गए थे, फिर भी वो अपनी टीम को बताता है कि वो वापस आने के बाद उन्हें सब बताएगा, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है। जो फिर से मैक्स से कहती है अर्थ पर शायद कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे लोग जमीन पर पड़े हैं क्योंकि वो बिल्कुल मरने जैसी हालत में है। तभी उन सभी लोगों को एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं कहीं इस पोर्टल से वापस कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल आए। तभी उस पोर्टल से मैक्स अपनी टीम के साथ बाहर निकल कर आता है। मैक्स को देखकर सभी लोग खुशी के मारे उछलने लगते हैं और मैक्स के पास जाकर उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मैक्स की वजह से उन सभी की जान बची थी। कई सारे लोग मैक्स को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन मैक्स अभी भी पोर्टल के अंदर हुए कांड के बारे में सोच रहा था। तभी मैक्स को अपने सामने हवा में तैरती हुई बुक दिखाई देती है और उसे देखकर सोचने लगता है, उसे ये सब अजीब लग रहा है कि किताब का नाम भी पेथियन है, जैसा कि उसका खुद का सिस्टम है। तो वो सोचने लगता है कि क्या उनके बीच किसी तरह का कनेक्शन है। उसी पर सिस्टम मैक्स की किताब की जानकारी दिखाता है और उससे पूछता है वो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करना चाहता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए करना चाहता है, या अपने प्रेजेंट को बदलने के लिए, या किसी व्यक्ति को डायमेंशन के जरिए दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए। मैक्स सिस्टम की बात को अच्छे से समझ नहीं पाता और उस बुक से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैक्स को अभी कोई अंदाजा नहीं है कि दूसरे ऑप्शन का क्या मतलब है। तो मैक्स अच्छे से चेक करता है कि सिस्टम वास्तव में किताब से जुड़ा है या नहीं, जिससे सिस्टम मैक्स को एक अजीब सा गड़बड़ वाला जवाब देता है। सिस्टम का जवाब सुनकर मैक्स पहले से भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तभी वो बुक अपने आप ओपन हो जाती है और उसमें से तेज रोशनी के साथ चमकते हुए पन्ने पलटने लगती है और बुक में से अचानक एक लंबा टेंटिकल मॉन्स्टर मैक्स के हाथ को पकड़ लेता है। क्योंकि वो मॉन्स्टर एक बड़ी लाल जीभ और सांप जैसा था, वो सीधे ही मैक्स के हाथ में लिपट जाता है और बुक मैक्स से पूछती है कि क्या मेरा वो नया मास्टर है। बेचारा मैक्स ये सब समझने की कोशिश करता है कि साला उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हमें सीधा 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन अमेरिका में शिफ्ट होता है। यहाँ हमें ऊंची इमारतें और ट्रैफिक जाम वाली सड़कें दिखाई देती है। ब्यूरो मैनेजमेंट हाउस में से कई सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ किसी चीज की नीलामी शुरू होने वाली थी।
जहाँ नीलामी शुरू करने के लिए एक आदमी आगे आता है और वहाँ आए हुए लोगों को ऑर्ब्स खरीदने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आदमी पहले सी ग्रेड ऑर्ब्स की नीलामी के लिए निकालता है जो एक साथ 10 मॉन्स्टर गेट खोल सकता है। वो आदमी सभी को याद दिलाता है कि जिसके नाम इस बॉक्स से निकलने वाले हैं वही इस ऑर्ब्स को खरीद सकता था। जिसके बाद वो आदमी एक पेटी में हाथ डालकर एक छोटे से ऑर्ब को निकालता है और फिर एक नाम पढ़कर सबको सुनाता है, जिसमें कंट्री क्लेन नाम का एक आदमी का नाम लिखा था, यानी कि वो ऑर्ब इस आदमी का होने वाला था। तभी पूरे रूम में एक भूकंप जैसा फील होता है, लेकिन कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो आदमी फिर से एक ड्रोन निकालने लगता है, लेकिन अब रूम में जोर जोर से झटके लगने लगते हैं। ये देखकर वहाँ आए हुए सभी लोग बहुत ज्यादा घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड अंदर आता है और होस्ट को बताता है किसी ने उनके सारे ऑर्ब्स को चुरा लिया है। ये सुनकर उस होस्ट की आंखें फटकर हाथ में आ जाती है। फिर वो सभी भागकर जल्दी से तिजोरी के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने ऑर्ब को रखे हुए थे। जब वो सभी तिजोरी के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सारे गार्ड बेहोशी की हालत में मिलते हैं। इससे ऑर्ब का मालिक अपने ऑर्ब को वहाँ ना देखकर काफी टेंशन में आ जाता है। फिर वो एक गार्ड को जल्दी से चानों को बुलाकर लाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन एक बड़े मॉल में शिफ्ट होता है। वहाँ हर दुकान लोगों से भरी थी। मैक्स की बहन एक कपड़े की दुकान पर अपने फोन में लगी थी। तभी सियोन ने उसे धीरे से आवाज दी। जिसू अपना फोन रखकर ऊपर देखती है तो उसे अपने सामने एक सुंदर लड़की दिखती है जिसने काले कपड़े पहने थे और वो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मानो जैसे मिया खलीफा को पीछे छोड़ दे। जिसू मुस्कुराकर और मजाक में पूछती है कि सियोन किसके लिए इतना तैयार होकर घूम रही है। ये सुनकर सियोन तुरंत शर्मा गई और अपने बालों को खोलने लगती है और सियोन अजीब तरीके से कहती है कि गेट से लड़ने के बाद उसे अब थोड़ा आराम चाहिए। ये सुनकर जिसू और जोर से मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए बोली, सियोन तुम मेरे छोटे भाई और मासूम भाई के लिए तैयार हो रही हो ना। जिसू फिर से कहती है कि आज उसने सियोन से मिलने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन वो सियोन से कुछ अर्जेंट बात करना चाहती है। ये सुनकर सियोन का चेहरा तुरंत उतर जाता है और वो सोचने लगती है कि इसको मुझसे क्या बात करनी होगी। तभी जिसू को पता चलता है कि सियोन मैक्स के ऊपर पूरी तरह से फिदा है और अब सियोन भी इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं करती है। सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो महसूस हो रहा है वो सच में प्यार है या बस किसी की तारीफ करना, क्योंकि उसे याद आता है ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था और अपने मास्टर मैक्स के साथ उसके रिश्ते में हमेशा कुछ कमी लगती थी। इसके बाद मैक्स की बहन सियोन की बात पर यकीन नहीं कर पाई कि सियोन पिछले 3 सालों से मैक्स को पसंद करती है। इसलिए वो जल्दी से सियोन से कहती है कि शॉपिंग तो बाद में भी हो जाएगी, पहले हमें मैक्स के बाद चलकर उसे सारी बात बतानी चाहिए। जिससे सियोन और ज्यादा घबरा जाती है। अगले सीन में हम मैक्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ मैक्स से मिलने के लिए मिस्टर चानो आते हैं। तो देखते हैं मैक्स सोफे पे लेटा हुआ है जैसे कोई राजा आराम कर रहा हो। मिस्टर चानो मैक्स को उसके आलसीपन के लिए डांटने लगते हैं और मजाक में बोलते हैं, दिन भर सोना और काम से बचना कितना अच्छा लगता होगा तुम्हें। ये कहते हुए चानो मैक्स को जगाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मैक्स तुरंत चानो का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि मैक्स किसी को भी खुद को छूने नहीं देना चाहता था। मैक्स चानो से पूछता है कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ, तो चानो घबरा कर बताता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी घटना हुई है। वहाँ एक सुरक्षित जगह से सारे गेट और बड़ी आसानी से चोरी हो गए। मैक्स ध्यान से सुनता है और उन्हें पूछता है उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कितने और बेचे थे। चानो बहुत लंबी लिस्ट गिनाना शुरू कर देता है। मैक्स उन्हें पूछता है उन्होंने 7 ग्रेड और बेचने का फैसला क्यों किया, लेकिन चानो उसे याद दिलाता है इसी डील की वजह से वो मैक्स का अपना खुद का सीक्रेट अंडरग्राउंड अड्डा बना पाए थे। वो शिकायत करना शुरू कर देता है। अब जब सब शांत और ठीक होने लगा था, अगर अब कोई गेट क्रैक हुआ तो उनकी सारी शांति खत्म हो जाएगी। हमारा हीरो उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि इसका सारा इल्जाम उसी के ऊपर आएगा क्योंकि उसी ने इन्हें बेचा था। लेकिन चानो पलट कर कहता है कि ये तो मैक्स के ही आदेश थे। मैक्स आंखें बंद कर लेता है और चोरी हुए ऑर्ब को वापस लाने का तरीका खोजने का नाटक करता है। लेकिन चानो पूछता है क्या ये मुमकिन भी है। इस पर हमारा हीरो गहरी सांस लेता है और मानता है कि हाँ, उन्हें ढूंढने का एक तरीका है। ये कहते ही वो आखिरकार खड़ा हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार ये मामला कितना गंभीर है। मैक्स और चांगो अचानक सावधान हो गए क्योंकि उन्हें पता चला कि वो अब अकेले नहीं है, 2 औरतें उनके पास आ रही थी। जिसू हैरान होकर देखती है कि उसने कैसे चेयरमैन चानो को भी अपने जासे में ले लिया, यानी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जिसू आते ही चानो के चिपक कर उससे बातें करने लगती है और उसे कहती है क्या रे चानो बेबी, तुम्हें आजकल टाइम नहीं मिलता, कितने बिजी रहते हो। लेकिन चानो की तो मैक्स की मारे फटी हुई थी, इसलिए वो जिसू की बातों पर ध्यान नहीं देता और जिसू को खुद से दूर रखने के लिए कहता है। जिसू को चानो को चिपकता हुआ देखकर मैक्स को गुस्सा आने लगता है और वो दोनों से पूछता है आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैक्स की बात सुनकर जिसू बेशर्म होकर कहती है कि वो चानो से प्यार करती है। ये सुनकर तो चानो के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि साला अब तो मैक्स उसे बुरी तरीके से मारेगा। लेकिन जिसू मैक्स को समझाती है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब मिस्टर चानो ने उसकी कितनी हेल्प करी और उसका अच्छे से ख्याल रखा, इसीलिए वो चानो को डेट कर रही है। मैक्स भी चेयरमैन चानो से पूछता है क्या तुम सही में जिसू से प्यार करते हो, तो चानो भी हामी भर देता है
चानो की हाथ सुनने के बाद मैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चानो से कहता है कि तुमने ये सब मुझसे छुपा कर क्यों रखा। चानो तुरंत बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स के गुस्से के आगे चानो कुछ नहीं बोल पाता। तभी हमारी प्यारी सियोन बीच में आ जाती है और वो शर्माते हुए मैक्स को एक ऐसे नाम से बुलाती है जिससे हमारा हीरो सुनकर घबरा जाता है और उसकी आंखें मानो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैक्स का फेस देखकर सियोन भी शर्म से लाल हो जाती है और दूसरी तरफ मुड़कर बताती है कि जिसू ने उसे मैक्स को इस नाम से बुलाने के लिए कहा था। जिसू ये सुनकर मैक्स को साफ कहती है कि सियोन को तुम बहुत पसंद हो और तुम्हें जल्दी से सियोन को इसका जवाब देना होगा कि तुम भी इसे पसंद करते हो। लेकिन मैक्स के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप रहता है। तभी जोरदार आवाज के साथ एक कप जमीन पर गिरता है जिससे सभी लोग मुड़कर पीछे देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो उन्हें पता चलता है कि कप को जमीन पर गिराने वाली चोयोंग थी। चोयोंग इसके लिए सबसे माफी मांगती है कि गलती से एक कप जमीन पर गिर गया, लेकिन सियोन समझ जाती है चोयोंग भी शायद मैक्स को पसंद करती है। इधर मैक्स के पास हेल से वापस आने के बाद अजीब सी पावर आ चुकी थी। मैक्स अपनी इस पावर से किसी की भी मन की बात जान सकता था कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। मैक्स देखता है सियोन और चोयोंग के मन में अब मैक्स के प्रति प्यार जग चुका है। सियोन चोयोंग की तरफ देखकर सोचती है कि कहीं उसे मैक्स के लिए प्यार वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। उधर चोयोंग के मन में भी यही सवाल आता है कि सियोन के मन में मैक्स के लिए प्यार है या नहीं। मैक्स को दोनों के मन की बातें जानकर पता चलता है कि पोर्टल से लड़ाई खत्म करके आने के बाद ये दोनों लड़कियां मेरे प्यार के लिए मरी जा रही है। मैक्स सोच ही रहा होता है, तभी चानो उसे उसके विचारों से बाहर खींच लेता है और मैक्स को बड़ी हिम्मत के साथ बताता है कि वो जिसू के साथ रहना चाहता है। चानो की बात सुनकर जिसू शर्मा जाती है। साला हमारे यहाँ किसी लड़की को उसके भाई के सामने प्रपोज कर दो तो लड़की का भाई अब तक तो हाथ पैर तोड़ देता है। वेल मैक्स थोड़े गुस्से में आकर चानो और जिसू के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को साथ में रहने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर मैक्स की बहन बहुत खुश होती है और जाकर जल्दी से चानो से लिपट जाती है जैसे अभी सुहागरात मनाने वाली हो। इधर चोयोंग जिसू के पास आकर उसे बधाई देती है क्योंकि जिसू को उसका प्यार मिल गया था। लेकिन जिसू को चोयोंग से बातें करता देख सियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जिसू के कान में कहती है, क्या रे बहन, तूने तो प्यार मिलने के बाद पार्टी बदल ली। तुझे याद है ना अपनी डील हुई थी कि तुम मैक्स को मेरे प्यार के बारे में बताओगी। तो जिसू से कहती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था चोयोंग भी यहाँ आ जाएगी। मैक्स इन लड़कियों की बकचोदी से परेशान हो चुका था, इसलिए वो इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। इसके अगले सीन में मैक्स सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अजनबी लड़की किसी का प्रचार कर रही होती है और सड़क पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी रोड पर एक और बाकर गिरता है जैसे किसी ने रोड पर बम फेंक दिया हो और वो और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक ड्राइवर जब उस औरत को देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। उसे लगता है बेंचो हाथ तो फटने वाली है और सिलने वाला भी कोई नहीं है। तभी एक लड़की जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगती है कि एक पोर्टल है और अब शायद इसमें से मॉन्स्टर बाहर आएंगे और फिर हमारी मारेंगे, इसलिए जल्दी से भागो और हंटर्स को बताओ कि यहाँ एक पोर्टल खुला है। तभी वो प्रचार करने वाले उस पोर्टल को देखकर अपने सारे पर्चे हवा में उड़ा देती है और लेडी सिंघम की तरह उस पोर्टल के पास जाती है। पोर्टल के पास जाने के बाद वो लड़की अपने भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान इस पोर्टल को जल्दी से बंद कर दो, और उस पोर्टल पर हाथ घुमाने लगती है और अपने भगवान से प्रार्थना करती है जिससे वो पोर्टल धीरे धीरे वापस से बंद होने लगता है और देखते ही देखते वो पोर्टल सभी लोगों के सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस लड़की के लिए तालियां बजाते हैं। वो लड़की सभी से कहती है कि जो भी हमारे भगवान की पूजा करेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो लड़की वहीं रोड पर अपने भगवान की प्रार्थना में लीन हो जाती है। रोड पर सभी गाड़ी वाले और पुलिस वाले जोर जोर से हॉर्न बजाकर चिल्लाने लगते हैं कि माता श्री आप रास्ते से हटने की कृपा करें ताकि हम सब भी अपने घर जा सके। दूसरी तरफ मैक्स सोने से भरा हुआ बैग लेकर उस जादुई बुक के पास जाता है और सोने से भरा हुआ बैग खाने की बोल देता है। ये सुनते ही उस बुक में से एनाकोंडा जैसी एक लंबी जीभ बाहर निकलती है और उस सोने से भरे हुए बैग को काजू बादाम समझकर खा जाती है। फिर वो मॉन्स्टर बुक मैक्स को थैंक्स बोलती है कि पहले मैं जिस गधे के पास थी वो मुझे ऐसा खाना नहीं खिलाता था, वैसे तुमने मुझे खाने को सोने का बैग क्यों दिया। तो मैक्स सैड होते हुए उस मॉन्स्टर बुक से कहता है कि जो और चोरी हुए है वो सब कहाँ है। तो वो बुक मैक्स को बताती है, मैक्स भाई तुम टेंशन मत लो, वो सारे और भी यही आसपास है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन डेजन का ऑफिस देखते हैं। चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि चुराए हुए ऑर्ब में से एक ऑर्ब सिटी के अंदर एक्टिव हो गया है। ये सुनकर चेयरमैन तुरंत चिल्लाने लगता है कि ये बात तुम मुझे बता रही हो। सेक्रेटरी चेयरमैन को बताती है कि मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उस ऑर्ब से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वैसे भी आज से कल हुआ था।
चेयरमैन उससे पूछता है, ये पोर्टल सुनसान इलाके में खुला था या कहीं और? क्या अंतर मैक्स को इस पोर्टल के बारे में पता है? तो सेक्रेटरी बताती है, ये पोर्टल भीड़ भाड़ वाले इलाका में खुला था और मैक्स को भी इस बात के बारे में पता नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ वो पोर्टल खुला था वहाँ वो लड़की थी जो कि हेवनली चर्च में पढ़ाने का काम करती है। उसे पता नहीं है कि कैसे बिना शक्तियों के इस पोर्टल को बंद कर दिया था। चेयरमैन को ये बात कुछ समझ नहीं आती, एक नॉर्मल लड़की कैसे एक पोर्टल को बंद कर सकती है, वो भी बिना पावर के यूज किए। इसके बाद हम अंडर एसोसिएशन एग्जामिनेशन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ किम से उसका ब्रांच मैनेजर जिन उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उस पोर्टल को बंद किया था। तो किम बताती है कि उसकी एज 33 साल है और उसका नाम किम जी है। वो हेवनली मदर से चर्च में पढ़ाने का काम करती है। मैंने उसके बारे में अच्छे से छानबीन की है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर जीन भी शॉक्ड हो जाता है कि नॉर्मल लड़की उस पोर्टल को कैसे छू सकती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम जाकर उसकी अच्छे से छानबीन करो। किम भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद किम उस लड़की के पास जाती है और इतने सारे लोगों को बचाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। लेकिन वो लड़की वहाँ भी बस अपने हाथ जोड़ती है और प्रार्थना शुरू कर देती है कि स्वर्गीय माँ किम को भी आशीर्वाद देना। और वो लड़की उसका पूरा नाम लेती है जैसे वो बचपन से उसे जानती हो। मैनेजर किम ये सुनकर हैरान होती है कि शायद उसने बातों बातों में इस लड़की को अपना नाम बता दिया। इसके अगले सीन में हम हेवनली चर्च को देखते हैं जिसके अंदर बैठे लोग जोर जोर से भगवान को बुला रहे होते हैं और उनका नाम जप रहे थे। उन सभी का एक लीडर होता है जो सभी लोगों को सामने अपने भगवान को याद करने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी से हमारे डेमन धरती पर आकर राज करने लगेंगे। इस दुनिया में जो शांति हो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। उसकी बातें सुनकर चर्च में बैठे सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। किन भी उन लोगों की बातें सुनकर सोचती है कि ये सब लोग शायद पागल हो गए हैं जो किताबी बातें कर रहे हैं। वो लड़की जिसने पोर्टल बंद किया था वो भी किम के पास बैठी हुई थी। वो किम से पूछती है क्या वो यहाँ आने के बाद अपने अंदर शक्तियाँ महसूस कर रही है, तो किम भी हाँ बोलने लगती है। तभी उन सबका लीडर अपने फेस को सबके सामने लाता है और सभी लोगों को अपनी जगह खड़े होकर अपने डेमन गॉड को बुलाने के लिए कहती है। लीडर का फीस देखकर किम को याद आता है कि ये तो युनमी है जो कि पहले सीईओ थी। ये देखकर किम जल्दी से ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करने की सोचती है, लेकिन किम कुछ कर पाती उससे पहले ही उसके पास बैठी हुई लड़की की आंखें डेमन जैसी हो जाती है और वो किम के कंधों पर हाथ रखती है जिससे किम की फटने लगती है। वो उस लड़की से कुछ बोल पाती उससे पहले ही कोई पीछे से आकर किम के सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर चर्च में मौजूद सभी लोग भी डेमन बन चुके थे और वो धीरे धीरे किम के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। युनमी किम को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो हेवन की शक्तियों वाला बीज उसके अंदर डाल सके। किम डर के मारे जोर जोर से अपने हाथ फेर हिलाने लगती है। जब किम की आंखें खुलती है तो वो एक कार में होती है और उसके पास युनमी बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है कि मैं कार के अंदर कैसे आई और मेरे ऊपर जो ज़ॉम्बी लोगों ने हमला किया था वो कहाँ गए। किम घबराते हुए जल्दी से अपना फोन निकालती है और ब्रांच मैनेजर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने चर्च में क्या क्या देखा और उसके साथ कितना बुरा हुआ। तभी युनमी के बारे में बताती है कि वो भी चर्च में थी। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर की हालत खराब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता युनमी सच में जिंदा है, कहीं उसकी वजह से कोई नई मुसीबत ना आ जाए। उसके बाद सीन चैरिटी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहाँ एक बड़ी सी बिल्ली बना कार्टून सभी बच्चों की भीड़ के सामने खड़ा होता है और सभी बच्चों से कहता है क्या तुम सभी मेरे साथ मजे करने के लिए तैयार हो। तो सभी बच्चे भी हाँ बोलते हैं। जिसके बाद वो कार्टून उन सभी बच्चों के साथ खेलने लगता है और उनको हंसाना लगता है। एक तरफ डोंगचुल भी खड़ा होकर उन बच्चों की मस्ती देख रहा होता है। तभी पीछे से सिस्टर आकर डोंगचुल से पूछती है कि आप काफी दिनों के बाद यहाँ आए हो। तो डोंगचुल बताता है हाँ मैं बस ये देखने के लिए आया था कि न्यू बिल्डिंग में बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। फिर वो सिस्टर डोंगचुल को थैंक्स बोलती है कि उनकी वजह से उन्हें ये नई बिल्डिंग और सुविधाएं मिल पाई है। लेकिन डोंगचुल कहता है मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये सब मैक्स ने किया है, उसी ने इस बिल्डिंग को बनाने में पैसे दिए थे। सिस्टर कहती है हाँ सही है, क्योंकि जब उन डेमन ने हमारे यहाँ अटैक किया था जिससे सिटी की सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी, इसलिए मैं मैक्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए फिर से एक नई बिल्डिंग बनाकर दी। तभी डोंगचुल को मैक्स का कॉल आता है क्योंकि उसे मैक्स के साथ डिनर करना था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सिस्टर से कहता है कि अब तुम्हें मोनेस्टर गेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है, बस तुम मैक्स पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ हम फ्रीडम लैंड के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में अंदर छुपी हुई एक डार्क सोसाइटी के बेस को देखते हैं जहाँ 4 बूढ़े लोग बैठे हुए थे और वो आपस में बातें करने लगते हैं। वहाँ एक आदमी जो बुरी तरह से खराब प्लास्टिक सर्जरी वाले पाल्बो एस्कोबार के जैसे दिख रहा था, वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अपने चमचे से लापता हुए आर्ट के बारे में पूछता है। पास बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उसे बताता है वो ऑर्ब कोरियाई लोगों ने भेजा था और इसे उन्हें जानबूझकर भेजा था। तभी एक बूढ़ा बीच में बोलते हुए कहता है कि उन्होंने टाइटन का मांस खाया था, वो सभी मर चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हम अब तक जिंदा है। तभी उन सबका लीडर धुएं के बीच से आकर सिकोड़ता है और सभी से कहता है कि अब हमारा हमला करने का समय है, क्योंकि मैक्स उनके पीछे नहीं है। ड्रैगन दाढ़ी वाला आदमी सभी से कहता है कि वो हेवनली मदर्स वाले लोग
किसी भी पोर्टल को खोल या बंद कर सकते हैं। आखिर ये बिना शक्तियों के कैसे हो सकता है? शायद वो किसी की हेल्प लेकर ये सब कर रहे हैं। हमें जल्दी से इसका पता लगाना होगा। सीन एक लॉजिस्टिक सेंटर में शिफ्ट होता है, तभी एक चिकनी सफेद बुगाटी फुल स्पीड में आती है, फिर एकदम से रुकती है और उसमें से डोंगचुले से बाहर निकलता है जैसे वो किसी मूवी सेट पर आया हो। उसके साथ उसका मास्क पहना हुआ दोस्त भी था। डोंगचुल उसकी कार की तारीफ करता है और उसे कहता है, तुमने क्या गाड़ी चलाई मस्त ब्रो। लेकिन उसका फ्रेंड गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे खाना खिलाने के लिए लाया था और उसने उसको एक ड्राइवर बना दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मैक्स भी उनके पास आ जाता है। डोंगचुल मैक्स को देखकर खुश होता है और मैक्स से कहता है, क्या बात है, तुमने हमें खाने के लिए क्यों बुलाया है? तभी मैक्स अपनी जादुई बुक का समन करता है। थोड़ी देर बाद ही वो मॉन्स्टर बुक सबके सामने आ जाती है। उस बुक को देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अंडर मैक्स के पास ये नई पावर आई है। तभी वो मॉन्स्टर बुक्स मैक्स को बताती है कि जिस ऑर्ब को तुम ढूंढ रहे हो वो पास पास ही है। ये सुनते ही मैक्स जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए अपने सामने वाली दीवार पर अपनी पावर से एक ब्लास्ट करता है, जिससे उस दीवार के आर पार एक बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर मैक्स अपनी शक्तियों के साथ अंदर जाता है। डोंगचुल अंदर जाते टाइम मैक्स से पूछता है कि इस दीवार को बम से उड़ाना जरूरी था, हम सीधे गेट से भी जा सकते थे। लेकिन मैक्स उसे कुछ जवाब नहीं देता और सीधा अंदर जाने लगता है। जब वो सभी अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ कई सारे अजीब तरह से रखे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई देते हैं। डोंगचुल कहता है, क्या हमें इन बॉक्स को लेकर भागना है? लेकिन वो मास्क वाला लड़का जिसका नाम नीम था, वो कहता है पहले यहाँ के गार्ड से निपटना होगा। लेकिन तभी उनके सामने कई सारे रोबोट जैसे लोग आ जाते हैं जो आते ही स्पाइडरमैन वाला पोज देते हैं। इनको देखकर डोंगचुल कहता है, मुझे पहले से ही पता चल रहा था, जहाँ हम जाए वहाँ लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कहते हुए डोंगचुल अपने हाथों को गर्म करने लगता है ताकि उसका थोड़ा वॉर्म हो सके। नीम भी जल्दी से अपनी न्यू पावर को एक्टिव कर लेता है और लंबी लंबी तलवार निकालकर उन रोबोट्स को मारने के लिए तैयार रहता है। तभी रोबोट मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर देते हैं तो डोंगचुल अपनी फुल पावर के साथ उनकी धज्जियां उड़ाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि साला वो जिससे लड़ रहा है वो तो इंसान ही नहीं है। उधर नीम भी अपनी टेंटिकल जैसी तलवार से प्याज की तरह उन रोबोट्स को काटना शुरू कर देता है। वो सभी उन रोबोट से लड़ रहे होते हैं। तभी वहीं एक मास्क वाली लड़की आती है जो सीधे आकर उन बॉक्स के ऊपर बैठ जाती है जैसे वो इन बॉक्स को लेने के लिए आई हो। वो मास्क वाली लड़की अपनी पावर का यूज करके वहाँ खड़े सभी रोबोट को चकनाचूर कर देती है। ये सब देखकर मैक्स और तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि बेन की टकी उनके साथ है हमारे साथ। तभी वो मैक्स से कहती है, मैं जानती थी मैक्स तुम यहाँ जरूर आओगे। तभी मैक्स नोटिस करता है कि उस मैक्स वाली लड़की से एक नफरत वाला धागा बाहर निकलता है और वो लड़की मैक्स से कहती है, पहले जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसका बदला लेने के लिए आई हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिमी नाम की लड़की डेरेन के साथ प्यार में थी, यानी कि उससे प्यार करती थी। लेकिन मैक्स ने डेरेन को बुरी तरह से मार डाला था। इसी बात का बदला लेने के लिए मिमी मैक्स के पास आई थी और वो मैक्स को बुरी तरह से मारना चाहती है। तभी मिमी जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके डोंगचुल पर अटैक करती है। डोंगचुल भी अपनी तरफ से हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिमी के एक पंच से ही डोंगचुल सीधे बाहर दीवार तोड़ते हुए निकल जाता है। नीम ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी मैजिकल तलवार से मिमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिमी अपनी पावर का यूज करके उछलकर सीधे नीम के कंधों पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर नीम के नीचे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है और गुस्से में मिमी मैक्स से कहती है, मैं तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। और अपनी मुट्ठी में एक पावर को लोड करके मैक्स के ऊपर हमला बोल देती है, लेकिन मैक्स बड़ी आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर मिमी समझ जाती है आखिर उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। फिर मिमी कुछ ऐसा निकालती है जो बम के रिमोट जैसा कंट्रोल था। मिमी जैसे ही उस रिमोट का बटन दबाती है, पास बड़ा बॉक्स तेजी से हिलने लगता है, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि इस बॉक्स के अंदर ऑर्ब है और वो एक्टिव हो चुका है। मिमी मैक्स को फिर मिलने के बोलकर वहाँ से 9-11 हो जाती है, लेकिन मैक्स मिमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे अपनी आंखों जैसा ट्रैक भेजता है, जिसके बाद अचानक से वो ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग को प्लेन ग्राउंड बना देता है। उस धमाके में मैक्स अपनी नीम को लेकर जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और नीम से पूछता है, क्या भाई तुम ठीक हो? तो नीम कहता है, हाँ चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी नीम कुछ नोटिस करता है और मैक्स को बताता है कि उस ऑर्ब से बहुत ही जोरों का ओरा निकल रही है और उधर डोंगचुल को भी वहां जाता है। मुझे लगता है इसने सबसे ज्यादा मार खाई है। वेल होश में आते ही डोंगचुल बड़ी फेंकने लगता है कि वो लड़की कहाँ गई है, उसे बुलाकर लाओ, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैक्स नीम को वही रुक उस ऑर्ब को देखने के लिए कहता है, लेकिन नीम कहता है कि इस गेट फ्रैक्चर को देखने में तो नॉर्मल लगता है, मुझे लगता है जरूर इस गेट में कोई खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर बुक से एक बार फिर से उनके सामने आती है और मैक्स को बताती है, साला तू टेंशन क्यों ले रहा है, ये कोई गेट नहीं, चिल मार तू, ये तो बल्कि कुछ डायमेंशन कैटाक्लासा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म को लगता है। तभी पास खड़ा नीम बताता है कि कैटाक्लासा मूल रूप से अंदर मौजूद किसी भी पूरी तरह से अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो बुक पूछता है कि यह आयाम में कितनी दूर तक पहुंच सकती है, तो बुक उसे बताती है कि सामान्य बेबी साइज कैटाक्लासम ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से एक गाँव को कवर कर सकती है और ये वाला अलग तरह से बना है और काफी बड़ा भी है। ये सुनकर नीम पसीने से गीला हो जाता है कि अगर और ब्लास्ट हुआ
तो आसपास के लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। ये सुनकर हमारा हीरो समय बर्बाद नहीं करता और अपनी बुक से पूछता है कि इस गड़बड़ को कैसे बंद किया जा सकता है। किताब कहती है इसे मिटाने के लिए उस दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये संभव नहीं है क्योंकि दिव्य शक्ति सुनहरे बाले के अंदर सील है। लेकिन मैक्स बस मुस्कुराता है जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर बिना किसी चीज के चाट के वो बाकी सभी लोगों को अंडर के पीछे छोड़ देता है और सीधे ब्लैक होल की तरफ दौड़ता है। अंदर जाने के बाद मैक्स अपनी तलवार निकालता है और डेमन गॉड एक्टिव कर देता है और अपनी तलवार को चारों तरफ घुमाने लगता है। जैसे ही मैक्स अपनी पावर को बढ़ाता है उसकी छाती पर फंसा सुनहरा सीलिंग वाला बाज दिखने लगता है, जिससे तुरंत सिस्टम मैक्स को नोटिफिकेशन देता है कि अब अपनी पावर को बंद कर दो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मैक्स सिस्टम की भी नहीं सुनता और उस बाले को बाहर निकालने लगता है, जिससे मैक्स को बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो दर्द की भी चिंता नहीं करता। उधर सिस्टम मैक्स को बार बार वार्निंग देता है, लेकिन मैक्स किसी की भी नहीं सुनता और अपनी पूरी पावर से उस बाले को बाहर निकालने में लग जाता है और डेमन स्लेज की विशाल लेयर को सीधे ब्लैक होल में लॉन्च करता है। ये देखकर डोंगचू की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि मैक्स की वजह से वो कैटाक्लास्म मिट चुका था और उनकी आंखों के सामने ही रात बनकर गायब हो जाता है। इसके बाद मैक्स उस साइको मिमिचुलेर को गालियां देता है और अपनी छाती पकड़ लेता है जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। इसके बाद वो गिर जाता है। कुछ दिनों बाद वो आखिरकार एक ऐसे कमरे में अपनी आंखें खोलता है जो अस्पताल जैसे चमक रहा था। मैक्स वहाँ तुरंत कुछ अजीब सा महसूस करता है। तभी मैक्स अचानक उठ जाता है। ये देखकर सियोन जोर से चिल्लाती है कि मास्टर मैक्स को होश आ गया। मैक्स अभी भी आधा बेहोश था और वो बड़बड़ाता है कि उसके सारे कपड़े कहाँ गए। तो सियोन मैक्स को बताती है कि वो तो पूरे 3 दिनों से बेहोश है, इसलिए उसके शरीर के एक एक अंग को साफ किया गया है। ठीक उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है क्योंकि चोयोंग ऐसे अंदर आती है जिसे वो लड़ने के लिए तैयार हो। वो सियोन को मैक्स का हाथ पकड़ते हुए देखती है जिसे चोयोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोन से पूछती है आखिर तुम मैक्स के साथ क्या कर रही हो। तो सियोन उसे बताती है कि मैक्स की बहन कहने पर ही वो मैक्स का ख्याल रख रही है। गुस्से से लाल पीली होकर चोयोंग जल्दी से सियोन का हाथ पकड़ लेती है जैसे अभी उसके हाथ पैर तोड़ देगी, लेकिन फिर उसे याद दिलाती है कि वो लड़ाई छेड़ने के लिए उसके लिए काफी है, जिससे चोयोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों को बुरी तरह से लड़ता देख मैक्स उन्हें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास असल में प्यार करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मैक्स को तो वैसे ही दूसरी प्रॉब्लम से टाइम नहीं मिलता। ये सुनकर सियोन घबराहट में बोल देती है कि मैक्स आपका शरीर अभी भी बहुत थका हुआ है और आप मुझे किसी भी काम के लिए ऑर्डर दे सकते हो, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैक्स जब सियोन को उसके बारे में बताता है तो सियोन कहती है मैं आपके अंदर वाले बाले को महसूस कर सकती हूँ। सियोन की बातचीत सुनकर चोयोंग पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था क्या चल रहा है। फिर वो मैक्स से पूछती है क्या तुमने इस बाले को निकालने का कुछ तरीका सोचा है। तो मैक्स उसे बताता है कि वो पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा है कि वो इस बाले को निकाल दे, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो सियोन मैक्स के पास जाती है और उसे थोड़ी देर शांत रहने के लिए बोलती है। तभी वो मैक्स को किस करने लग जाती है। क्या मोमेंट है भाई, देखकर मजा आ गया। इन दोनों को किस करता देखकर चोयोंग को बहुत गुस्सा आता है कि उसने बिना पूछे उसके प्यार को किस कर लिया। सियोन मैक्स को पहला किस करके बहुत खुश होती है, लेकिन मैक्स और गुस्से में लाल पीला होने लगता है। मैक्स सोचता है इस साली को तो मैं अभी दिखाता है कि मुझे हेल का किंग क्यों बोला जाता है। मैक्स अपना असली रूप दिखाने ही वाला होता है कि तभी सियोन और चोयोंग सदमे में चली जाती है क्योंकि मैक्स की छाती से वो बाला अपने आप बाहर निकलने लगा था। तभी सिस्टम बीच में आकर नोटिफिकेशन देता है कि बाला निकालने की शर्त पूरी हो गई और इसके साथ ही मैक्स अपनी 36 इंच की छाती के बीच घूरता है जहाँ से छापी निशान अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये देखकर सियोन जल्दी से मैक्स के गले लगने लगती है और उससे कहती है मुझे पता था सच्चे प्यार का किसी इस बाले को बाहर निकाल सकता है। लेकिन मैक्स का चेहरा एकदम से उधर जाता है क्योंकि मैक्स के सामने एक गहरा काला कोहरा दिखाई देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसका प्यारा नन्हा 3 आंखों वाला बुद्ध स्काउट था जो मैक्स को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। इसी बीच हम एवनेली मदर बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं और वो वहाँ के गार्ड से कह रहे होते हैं कि उन्हें उसकी बेटी से मिलना है, तुम जल्दी से उसको बाहर निकाल कर लाओ नहीं तो तुम रास्ते से हट जाओ, हम खुद ही उसे बाहर ले आएंगे। ये सुनकर एक गार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ खड़े हुए लोगों से कहता है कि उसकी बेटी अंदर प्रार्थना कर रही है, इसलिए उन्हें यहाँ हंगामा नहीं करके चुपचाप खड़ा रहना चाहिए। लेकिन वो आदमी और आसपास की भीड़ घबराने लगती है और रोने लगती है कि उनमें से किसी ने भी अपने परिवार को आपको से नहीं देखा। लेकिन गार्ड उनकी एक भी नहीं सुनते तो अपने परिवार से मिलने आए लोगों को शक होने लगता है कि अंदर कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा गार्ड बीच में आता है और उस भीड़ को बताता है कि उन्हें परमिशन लेटर के बिना अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन तभी पास्टर नेम की लड़की अंदर से बाहर आती है और उन गार्ड को गेट खोलकर सभी लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। वो सभी लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन एक बहादुर महिला चिल्लाती है कि किसी को भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कोई भी उस कमरे में गया है उनमें से कई लोग कभी बाहर नहीं आए। ये सुनकर पास्टर नीम सभी को बताती है कि हमारे चर्च में रहने वाले लोग आ जाते हैं और वो कभी भी आ जा सकते हैं।
तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी रोते हुए पास्टर नीम को अपनी बेटी मियोंग के पास ले जाने की भीख मांगता है और कहता है मुझे अपनी बुढ़ी आंखों से उसे देखना है कि मेरी बेटी एकदम ठीक है या नहीं। तो पास्टर नीम सभी लोगों को अपने पीछे आने की बोलकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। सभी लोग डरते डरते उसके पीछे जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर सभी बूढ़े लोग एक अंधेरी सुरंग में उसके पीछे चलते हैं, जिसके बाद पास्टर नीम सभी से कहती है आप सभी अपने बच्चों को प्रेयर रूम में जाकर देख सकते हो। तभी एक बूढ़ा आदमी डरते हुए प्रेयर रूम का दरवाजा खोलता है और डरते हुए रूम के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी बेटी कुछ काला जादू वाले मंत्र जप रही थी। तभी वो लड़की खड़ी होकर सबसे कहती है भगवान ने मुझे स्वर्ग में बुला लिया और जोर जोर से खुश होने लगती है। फिर पास्टर नीम सभी बच्चों के बीच आकर सभी को ताली बजाकर उस लड़की को बधाई देने के लिए कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें भी स्वर्ग की जगह मिल गई। उधर वो बूढ़ा बाप बेचारा अपनी बेटी को देखकर सोचता है शायद मेरी बेटी किसी नशे में है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी पर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाने की बोलता है। लेकिन उसकी बेटी मियोंग ज़ॉम्बी बनकर अपनी जगह पर खड़ी रहती है। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो पास्टर नीम का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है बेन की टेकी मेरी मियोंग को क्या हुआ है, उसे तुम जल्दी से ठीक करो वरना मैं तुम्हारी कहकर ले लूंगा, जिससे तुम पूरी रात सो नहीं पाओगी। लेकिन बूढ़ा आदमी इससे पहले कुछ कर पाता। उसकी बेटी एक धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है, जिससे वहाँ बस उसके कपड़े बचे हुए थे। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से अपनी बेटी मियोंग को बुलाने लगता है, जबकि पास्टर नीम अपने हाथों से ताली बजाती है और कहती है वास्तव में आभारी होना चाहिए कि स्वर्गीय माँ ने उसकी बेटी मियोंग को चुना है और उसे सीधे स्वर्ग में बुला लिया। ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में लाल पीला होकर एक बार फिर पास्टर नीम की कॉलर पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाता है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से आकर अपने टेजर गन से उस बूढ़े आदमी पर अटैक करता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ सभी के सामने कीम आती है और उस बूढ़े आदमी को कन्फेशन रूम में ले जाकर कहती है कि मियोंग के पिता भी जल्दी समझ जाएंगे कि स्वर्ग में जाना कितना अच्छा है। इसके बाद हम उसी स्वर्ग को देखते हैं जिसकी अभी अभी बातें चल रही थी। ये स्वर्ग मेरी बेस की चलने वाली जगह थी बेंचो, इसका मतलब मैं तो रोज स्वर्ग को देखता हूँ। खैर छोड़ो, हम फिर से वहीं आते हैं जहाँ हमें एक सर्कल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक और बाकर रुकता है और अचानक वो और उसी मियोंग लड़की में बदल जाता है जो अभी अभी गायब हुई थी। ये लड़की पूरी बिना कपड़ों की थी क्योंकि उसने अपने कपड़े तो धरती पर छोड़ दिए थे, इसलिए मैं आपको मियोंग नहीं दिखा सकता हूँ। मियोंग को जब होश आता है तो वो अपने चारों तरफ देखकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि साला ये कौन सी जगह है और मैं ये कहाँ आ गई। तभी मियोंग के सामने स्वर्ग की देवी मिया खलीफा दर्शन देती है। नहीं, मेरा मतलब बाराकेल सामने आती है और मियोंग का स्वर्ग में स्वागत करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में स्वर्ग की देवी खतरनाक रूप में आ जाती है और लड़की से कहती है कि अब टाइम आ गया तुम्हें स्वर्ग में जाने का। ये कहते ही बाराकेल्स मियोंग का सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसका सर बॉल की तरह ग्राउंड में लुढ़कने लगता है। जिसके बाद बाराकेल एक गिलास निकालती है और उस लड़की की आत्मा को कैद कर लेती है और उस गिलास को लेकर एक आदमी के पास जाती है जो दिखने में तो जॉनी सिंस लग रहा था, लेकिन बेचारा बड़ी बड़ी चेनों से एक पत्थर से बंधा हुआ था और उसके सीने में नीला दिल चमक रहा था। अरे याद आया, ये दिल तो बेचारा उस टाइटन का है जिसे हंटर मैक्स ने मारा था, लेकिन ये इस नशेड़ी के पास कैसे आया? चलो देखते हैं आगे। बाराकेल उस आदमी से कहती है कि टाइटन का दिल तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन वो आदमी उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसे मॉन्स्टर नहीं बनना है। फिर भी बाराकेल कहती है कि तुम्हें मॉन्स्टर तो बनना पड़ेगा। ये कहते हुए बाराकेल अपने बड़े बड़े पंख खोल लेती है, जिसे देखकर उस आदमी के गोटे मुंह में आने लगते हैं क्योंकि इसके हर एक पंख में आग लगी हुई थी और ये काफी ज्यादा डरावनी भी थी। इसके बाद बाराकेल उस आदमी को जबरदस्ती मियोंग की सोल पिलाने लगती है और उसे कहती है ये तुम्हें मॉन्स्टर बनने में हेल्प करेगा। मियोंग की सोल पीते ही उस आदमी के अंदर टाइटन का दिल चमकने लगता है, लेकिन उस आदमी को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बाराकेल को गालियां देने लगता है कि तू एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, इसके बाद मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन बाराकेल उसके नखरे को टाल देती है और उसे रोना बंद करके टाइटन भगवान के रूप में अपने शरीर को अपनाने के लिए कहती है। तभी बाराकेल को आसमान से चमकता हुआ और भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी को अलग रखने वाली सील अब टूटने वाली है और हमारा मैक्स भी यहाँ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन तभी सिस्टम मैक्स को खबर देता है कि उसकी राक्षस भगवान की शक्तियाँ गिर गई है और उसे अब अपनी नरक विशेष क्षमताओं में से किसी का भी उपयोग करने की परमिशन नहीं है। लेकिन भाले को बाहर निकालने के बदले उसने एक स्वर्गीय पावर को अनलॉक कर लिया है जिसे डेमन गॉड का चुम्बन कहा जाता है, जो मैक्स को किसी भी चोट या दर्द को सही करने में हेल्प करेगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर बुक मैक्स को बधाई देती है कि उसने स्वर्ग की न्यू पावर को अनलॉक कर लिया। मैक्स को उस बुक की बात सुनकर अजीब लगता है कि ये मॉन्स्टर आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रही है। तो बुक मैक्स को समझाती है कि उसे ऑर्डर मिले है कि वो अपने मालिक के हिसाब से उससे बात करे, यानी कि उसका मालिक कितना पावरफुल है। तो मैक्स समझ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बुक का यूज कर सकता है, यानी कि इस बुक की सारी पावर का इस्तेमाल। इसलिए मैक्स उस बुक से कहता है क्या तुम मुझे स्वर्ग लेकर जा सकती हो, लेकिन वो बुक उसे मना कर देती है, नहीं तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर मैक्स उस किताब को गालियां देने लगता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एकदम बेकार हो। ये सुनकर वो बुक मैक्स को बताती है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकती,
लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि स्वर्ग की चाबी जिसके पास है वो अभी धरती पर आया है। ये सुनकर मैक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचता है ऐसा कौन हो सकता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस हेवनली मदर्स बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिमी और भी ज्यादा पावरफुल बनने की सोच रही होती है ताकि वो मैक्स से अपना पुराना हिसाब चुकता कर सके। तभी पास्टर निम मिमी के पास आती है और उसे बताती है कि आज एक लड़की को स्वर्ग बुलाया गया है। तो मिमी कहती है ये तो अच्छी बात है, हमें स्वर्ग का गेट खोलने के लिए हमारे भगवान को और भी प्रचार करना होगा। तभी पास्टर निम मिमी से पूछती है कि मैंने 3 साल पहले युद्ध में अपने बेटे को खो दिया, मुझे अपने बेटे को वापस पाने के लिए कितने लोगों को स्वर्ग भेजना पड़ेगा। तो मिमी भी कहती है उस युद्ध में मैंने भी अपने किसी को खो दिया है और तुम भरोसा रखो स्वर्ग की देवी उन सबको हमारे पास वापस भेज देगी। लेकिन तभी मिमी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और वो चमकदार सोने की तरह चमकने लगती है। ये देखकर निम सोचती है क्या मिमी भी स्वर्ग जाने वाली है, लेकिन मिमी पास्टर निम को बताती है हमें जल्दी ही हंटर मैक्स की पावर को सील करना होगा। ये कहते ही मिमी के पीछे बाराकिल प्रकट होती है। मिमी के पीछे स्वर्गीय भगवान को देखकर पास्टर निम उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगती है कि उसे जल्दी अपने बेटे से मिलना है। मिमी भगवान की तरह पास्टर निम के सर पर अपना हाथ रखकर कहती है कि अभी तुम्हारे बेटे से मिलने का टाइम नहीं आया, लेकिन वो उससे सपनों में मिल सकती है। और इसी के साथ वो निम को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स भी हेवनली मदर्स के बाहर आ जाता है और अपना ट्रेकर स्काउट से पूछता है क्या ये वही जगह है जहाँ मॉन्स्टर है। फिर मैक्स उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ चारों तरफ धुआं आने लगता है जिससे मैक्स को अपने चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता और वो रुककर महसूस करता है कि उसके पास और कोई भी है। इसलिए मैक्स जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे सीधे जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद मैक्स अपनी कंकाल आर्मी का समन करता है जिससे उसकी आर्मी जमीन फाड़कर ऊपर आने लगती है और उनके साथ हथियार भी थे जो किसी का भी चूरमा बना सकते थे। ज़ॉम्बी आकर मैक्स के चारों तरफ खड़ी हो जाती है। तभी कोहरे के बीच में से कोई आकर मैक्स की आर्मी को मक्खन की तरह काटने लगता है। तभी मैक्स को अपने सामने मिमी दिखाई देती है जो कि अपनी तलवार से मैक्स की आर्मी को निपटा रही थी। तभी मैक्स मौका पाकर मिमी पर अटैक करता है, लेकिन बड़ी आसानी से मिमी मैक्स के अटैक को रोक लेती है। मैक्स भी धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाते हुए अटैक करने लगता है और दोनों के बीच बहुत ही एपिक फाइट होने लगती है। लेकिन मैक्स के हमले से मिमी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी आसानी से मैक्स को हैंडल कर लेती है। फिर मैक्स डोमिनेशन सक्रिय करता है जिससे वहाँ का एरिया पूरा नरकलोक में बदल जाता है जहाँ चारों तरफ आग जल रही थी। लेकिन मिमी हंसते हुए मैक्स को बताती है कि उसकी कोई पावर यहाँ काम नहीं करेगी। मिमी मैक्स से कहती है तुम धरती के लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम खुद तो इंसान नहीं हो। ये बात सुनकर मैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिमी को बताता है मैं एक इंसान हूँ और मैं दक्षिण कोरिया का कानून पालन करने वाला नागरिक हूँ। ये कहते ही मैक्स अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है और अपनी टीम का समन करता है जिससे उसकी टीम के सारे हंटर भी वहाँ जाते हैं। सभी हंटर्स के सिर पर सींग होते हैं और चंकी डोल भी उनके साथ था। तभी मैक्स उन सबको मिमी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर सुनते ही वो तीनों मिमी के ऊपर टूट पड़ते हैं और ये सभी अलग अलग तरीके से मिमी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन मिमी अपनी तलवार को पकड़कर खड़ी हो जाती है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि सामने कौन आ रहा है। छोटी डोल चंकी भी अपना छोटा सा चाकू लेकर मिमी पर अटैक करने जाती है, लेकिन मिमी बड़ी आसानी से चंकी डोल को मुक्का मारकर दूर गिरा देती है। तभी डोंगचूल भी मिमी पर अटैक करता है, लेकिन मिमी डोंगचूल और सियोन को मुक्का मारकर दूर गिरा देती है और उन्हें कहती है तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, इसलिए मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। तभी मिमी अपने चारों तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि वो फाइट के दौरान मैक्स के नर्क में आ चुकी है। तो मैक्स मिमी से कहता है अब तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेगी। ये सुनकर मिमी जल्दी से अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि बाराकेल वाले रूप में, और वो मैक्स से कहती है कि शायद तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगी। ये कहते ही बाराकेल अपने हिडन पंखों को बाहर निकालती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। फिर बाराकेल अपनी पावर का यूज करके मैक्स के ऊपर हमला करती है, लेकिन मैक्स बड़ी आसानी से बाराकेल के अटैक को रोक लेता है। फिर मैक्स हेल से अपनी जलती हुई जंजीर को समन करता है जिन्हें उसने पहले टाइटन को बांधने के लिए किया था। वो उन चैन को बाराकेल के पंखों में घुसा देता है और अपनी तलवार लेकर बाराकेल के ऊपर अटैक करता है। मैक्स अपनी डेमन गॉड स्लेश पावर को एक्टिव करके बाराकेल पर अटैक करता है, लेकिन बाराकेल भी विंग ऑफ डेस्टिनी को एक्टिव करके खुद को उन पंखों से डिफेंड करती है, जिससे वहाँ एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और मैक्स पूरी तरह से पीछे चला जाता है। ये देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। बाराकेल फिर से अपने पंजों से मैक्स के ऊपर अटैक करती है क्योंकि वो मैक्स को पूरी तरह से खत्म करने वाली थी। बाराकेल मैक्स की आंखों पर अटैक करती है, लेकिन मैक्स खुद को ऐसे बचाता है जिससे बाराकेल को लगता है कि अब मैक्स खत्म हो चुका है। लेकिन मैक्स साइड में जाकर देखता है तो उसके हाथ फेस पर खून बह रहा होता है और वो सियोन से कहता है अगर तुमने आज मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं अब तक खत्म हो चुका था। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ बाराकेल को मारने का प्लान बनाता है और सभी एक साथ उसके ऊपर अटैक करने की सोचते हैं। इसके बाद बाराकेल इन सभी हंटर्स से कहती है आ जाओ मैं तुम सभी को मार डालूंगी।
ये सुनकर सियोन को काफी गुस्सा आता है और वो बाराकेल को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और सियोन जमीन पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे बाराकेल के पैरों के नीचे कुछ काले क्रेचर आने लगते हैं और वो बाराकेल को इंजेक्ट करने लगता है। लेकिन इससे बाराकेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी चोयोंग भी अपनी थोड़ी ग्रेवियार्ड की पावर को एक्टिव करती है, जिससे जमीन पर बर्फ के कांटेदार किले निकलने लगते हैं और बाराकेल को चारों तरफ से बर्फ के किलों से ढक देते हैं। लेकिन बाराकेल बिल्कुल भी नहीं घबराती और चुपचाप वहां खड़ी रहती है। डोंगचुल भी अपनी थंडर स्ट्राइक से बाराकेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे भी बाराकेल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और बाराकेल अपने पंखों से सभी अटैक को ब्लास्ट कर देती है और सभी एंडर से कहती है कि वो एक एक करके सभी एंडर को मार डालेगी। इसके बाद बाराकेल अपनी फाइनल पावर को एक्टिव करती है। इससे बाराकेल बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। ये सब देखकर सभी एंडर हिलने लगते हैं जैसे उनके आसपास भूकंप आ रहा हो। ये देखकर मैक्स अपनी कंकाल वाली आर्मी को वापस भेज देता है, जिससे उसकी आर्मी धुएं की तरह गायब हो जाती है। फिर मैक्स अपनी टीम से कहता है, तुमने बहुत अच्छे से फाइट लड़ी, लेकिन मैं अब इस बाराकेल को खत्म करना चाहता हूँ। ये कहते ही हंटर मैक्स अपनी पूरी पावर के साथ बाराकेल पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है, जबकि बाराकेल अपनी पावर को एक्टिव करने में लगी हुई थी। मैक्स अपनी हेल्थ की पावर को 100% करके बाराकेल पर अटैक करता है और अपने चाकू को बाराकेल के अंदर घुसा देता है। तभी सिस्टम मैक्स को नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारी 100% हेल्थ वाली पावर एक्टिव हो चुकी है, तुम अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद सीन कट होता है और हम मैक्स और बाराकेल को अलग ही डायमेंशन में देखते हैं। जब बाराकेल अपने चारों तरफ देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि बेंचो में कहाँ आ गई। दरअसल बाराकेल को कुछ समझ नहीं आता। तभी मैक्स बाराकेल को कहता है, तुम्हें जो भी करना है वो कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होने वाली है। जिसे देखकर बाराकेल की हालत टाइट होने लगती है और उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगती है। तभी बाराकेल अपने असली रूप में आ जाती है और बाराकेल के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें लगी होती है, यानी कि उसके बहुत सारे टेंटिकल जैसे थे। फिर मैक्स बाराकेल के ऊपर पूरे जोश से अटैक करता है, जिससे बाराकेल एक पोर्टल के अंदर जाने लगती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते बाराकेल वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पूरे डायमेंशन में शांति छा जाती है। तभी मैक्स के सामने एक पोर्टल खुलता है और सिस्टम की तरफ से मैक्स को एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे सिस्टम उसे बताता है कि तुमने स्वर्ग की देवी को हरा दिया, तो क्या तुम बाराकेल की आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। जिसके बाद मैक्स पूरी तरह से बाराकेल की आत्माओं की शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे चारों तरफ उजाला होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है कि अब वो पूरे डायमेंशन में भी आ जा सकता है। तभी मैक्स के सामने वही मॉन्स्टर बुक आती है, जो मैक्स से कहती है कि दूसरे डायमेंशन में जाने की चाबी मिल चुकी है और वो तुम्हारे सामने है। फिर मैक्स के ठीक आगे एक विशाल चमकता हुआ सुनहरा ऑर्ब तैर रहा होता है, जिसे मैक्स उठाता है और अपने हाथ में दबा लेता है। जैसे वो ऐसा करता है और उसके हाथ में एक शानदार चमकते हुए टैटू की तरह चिपक जाता है और सिस्टम उसे बताता है अब उसके बाद किसी भी डायमेंशन में जाने का अधिकार है। ये सुनकर मैक्स सोचने लगता है और कहता है ये तो अच्छी बात है, ये और वास्तव में एक चाबी है। और किताब मैक्स को बताती है इसका उपयोग वास्तव में अलग अलग आयाम में यात्रा करने के लिए किया जाता है। तभी मैक्स को एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी उसके परिवार और दोस्तों के पीछे जाएंगे, तो वो किताब को और को एक्टिव करने का तरीका समझाने का आदेश देता है। तो बुक मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा आयाम में भेजने के लिए एक पोर्टल बनाऊं। फिर एक चमकदार सुनहरा और नीला और अचानक हवा में प्रकट होता है और किताब मैक्स को बताती है कि कभी भी वो चाहे जब आयाम के गेट खोलकर उसके अंदर जा सकता है। तभी मैक्स को याद आता है कि उसके चोरी हुए और अभी भी गायब है। इसके बाद हमें हेवनली मदर चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पास्टर नीम मिमी को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ मास्क पहने का एक गार्ड अंदर आ जाते हैं, तो पास्टर नीम उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी उन्हीं गार्ड का लीडर पास्टर नीम उन के बारे में पूछता है जो चोरी हुए थे, जबकि बाकी टीम अंदर घुसती है। एक आदमी बंद अलमारी को ऐसे पंच करके खोल देता है जैसे भीम हो। तभी एक गार्ड को वहाँ एक और मिल जाता है, जिसके बाद उनका लीडर अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों लड़कियों को मार दो। ये सुनकर पास्टर नीम चौंक हो जाती है, वो गोड्स उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ हंटर मैक्स दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आकर मैक्स उन गार्ड से कहता है किसी और की चीजों को चोरी करना पाप है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये सुनकर उन गार्ड का लीडर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इन सबको मार डालो। जैसे ही एक गार्ड अपने हाथ से बंदी हथियार को चार्ज करना शुरू करता है, मैक्स अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता और अपनी जगह खड़ा खड़ा सभी सैनिकों को मार डालता है। तभी उसे याद आता है वो यहाँ ऐसे रैंक वाले ऑर्ब को लेने के लिए आया है। फिर मैक्स अपने साइड में पड़ी हुई लड़की को बेहोश देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी पास्टर नीम उसे बताती है कि ये हमारी लीडर यूनिमी है। सिस्टम फिर से मैक्स को बताता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश है, तो मैक्स अपनी पावर से सभी लोगों को स्वर्ग की देवी की कैसे आजाद कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में चमकती हुई रोशनी फैल जाती है और सभी लोग वापस होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें ये भी याद नहीं होता आखिर वो सब कहाँ है। वो सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ लिखा हुआ मिलता है कि ये सब हेवनली मदर्स है। तभी बीच में से अंडर एसोसिएशन की मैनेजर कीम खड़ी होती है और वो सभी को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर उन सबको बताती है कि मैं जल्दी से यहाँ हेल्प बुला रही हूँ, इसलिए तुम सब शांति से बैठे रहो। चेयरमैन जल्दी से मैक्स को कॉल करता है और घटना का अपडेट पूछता है, जिस पर मैक्स उसे बताता है अपना मिशन सफल रहा। ये सुनकर चानो उत्सुक हो जाता है कि मैक्स इतनी तेजी से एस रैंक ऑप्स को कैसे रिकवर कर पाया।
और उससे उस पागल मजबूत दुश्मन के बारे में पूछता है जिससे उसने लड़ाई लड़ी थी। मैक्स अपनी जीत के बारे में बताता है कि उसने सबको हरा दिया और यहाँ अब सब कुछ ठीक है। और वो चेयरमैन के हेवनी मदर्स के चमचों को निपटाने के लिए कहता है। चेयरमैन बिना सवाल किए तुरंत इसके लिए मान जाता है और मैक्स को बताता है कि वो जल्दी से गेट को चुराने वाले का पता लगा लेगा। इसके बाद हम रॉकी पर्वत पर छिपे डायरेक्ट बेस को देखते हैं जो देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है। और ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं, हमारे हीरो मैक्स ने ही किया था। इसके बाद अपनी बुक को समन करके बुलाता है और उसके आने के बाद उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ इतनी जल्दी आ पाया। इससे वो बुक भी बहुत खुश होती है कि आखिरकार अंडर मैक्स ने उसकी दूसरे एम में जाने वाली तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हरा दिया। दूसरी तरफ हम उन तीनों बूढ़ों को देखते हैं जो अंडर मैक्स से बचकर भाग रहे थे और सोच रहे थे साला मैक्स हर जगह कैसे आ जाता है। तभी उनमें से एक कहता है क्या वो यहाँ भी आ जाएगा। तभी एक दाढ़ी वाला बूढ़ा कहता है ब्लास्ट की वजह से यहाँ आने का रास्ता बंद हो गया है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता, तुम टेंशन मत लो। तभी वो सड़ा सा दिखने वाला बूढ़ा कहता है हमें उस स्वर्ग वाली देवी की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, उसकी हेल्प करने के चक्कर में हमारी जान गले में अटक गई। इसके बाद मैक्स अंदर जाकर एक पुराना गेट खोलता है जिसके पीछे एक बड़ा सा रोबोट रखा हुआ था। ये इतना बड़ा था कि जॉनी सिंस का भी छोटा पड़ जाए। फिर मैक्स उस रोबोट को टच करके देखता है। तभी वो बुक मैक्स के सामने अपनी पावर की बकवास करने लगती है कि इस डायमेंशन में कोई भी चीज मेरी नजरों से नहीं छुप सकती है क्योंकि मैं इस दुनिया की द ग्रेट पेंथियन बुक हूँ। मैक्स बताता है ये एक ऐसा रोबोट है जिसे लोगों द्वारा बनाया गया है जो यांत्रिक देवताओं की पूजा करते हैं और इस रोबोट को टाइटन से लड़ाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। तभी वो तीनों बूढ़े लोग भी वहाँ आ चुके थे और वो मैक्स को देखकर हैरान होते हैं कि मैक्स यहाँ कैसे आ सकता है। उधर मैक्स अपनी तलवार निकालकर उस रोबोट को बीच में से काट डालता है जिससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट उठता है। वो तीनों बूढ़े ये देखकर घबरा जाते हैं इसलिए उनमें से एक बूढ़ा छोटा सा ऑर्ब निकालता है ताकि उससे वो मैक्स के हमले से बच सके और उस ऑर्ब को एक्टिव कर देता है जिससे इन तीनों बूढ़े लोगों के अगल बगल एक प्रोटेक्टिव सील बन जाती है। और वो सोचते हैं अब हम मैक्स से थोड़ी देर तक तो बच ही सकते हैं, लेकिन तभी मैक्स उन तीनों को पीछे आ जाता है और उन सबसे कहता है अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं इसलिए अब तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। और मैक्स उन तीनों को अपनी तलवार से कुत्ते की तरह मार डालता है। उनको मारने के बाद मैक्स सोचता है इन सालों ने ऐसा कैसे सोचा कि ये मुझे धोखा दे सकते हैं। तभी वो बुक मैक्स के सामने आती है और मैक्स से पूछती है क्या आप वापस से अपने डायमेंशन में जाना चाहोगे। लेकिन मैक्स वहाँ जाने से मना कर देता है और उसे कहता है अभी नहीं, मुझे थोड़ा और काम पूरा करना है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें।